नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ डेली बेसिस पे आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए जा रहे हैं। इससे पहले 2019 वर्ष का प्रश्न पत्र, 2018 वर्ष का 17 वर्ष का प्रश्न पत्र कराया जा चुका है। यह 2016 वर्ष का प्रश्न पत्र है, जिसमें हम गणित विषय को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले ऑब्जेक्टिव से लास्ट 2 नंबर के क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे और एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे, जिससे अगर कुछ संख्या परिवर्तित करके आज 2020 में अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप उसे कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके प्रश्न पत्र 2016 वर्ष में पूछा गया था। 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि यह दोस्तों वजह पूछ रहा है कि यह जो चारों संख्याएं हैं वो समानुपात में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, समानुपात का एक नियम होता है कि जो बाह्य पद हैं, यानी जो बाहर बाहर संख्याएं लिखी रहती हैं, उनको गुणा करने पे अगर मध्य संख्याओं के गुणा के बराबर आ जाता है तो ही वह समानुपात में होगा। तो हम देख लेते हैं गुणा करने पे क्या आता है। तो जब 30 को 300 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और फिर 3 शून्य 2 शून्य और एक और शून्य 3 शून्य हैं, तो आ जाएगा हमारा 9000। फिर इसी प्रकार मध्य को गुणा करेंगे तो 120 गुणे 90, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 10,800। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के इक्वल नहीं है, इसीलिए समानुपात भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो आपसे पूछा गया था। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी आपको 80 दिया हुआ है। ठीक है, ए डी बी ज्ञात करना है। तो किसी भी सर्कल पे जो चाप दिया हुआ है उससे अगर सेंटर पे कोई एंगल बनता है तो उसका आधा बनता है सरकमफ्रेंस है, यानी परिधि पे। तो यहाँ 80 दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 40। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। और एक और प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कल है, यानी कोई वृत्त है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल यानी जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वो अगर बना हुआ है, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो अपोजिट एंगल में एक एंगल आपको पता है 40 है, तो 180 में से 40 को घटा देंगे तो दूसरा एंगल ज्ञात हो जाएगा, जो आ जाएगा 140। तो ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी द यानी 140। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। यानी आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से पूछ रहा है कौन सा सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। पहला है रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, यानी ये जो पी क्यू दिया है यह कह रहा है वृत्त का व्यास है, तो यह गलत है, क्योंकि पी क्यू जो है वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है। ठीक है दोस्तों, तो रेखा देखते हैं सी डी कहाँ है, यहाँ पे दी हुई है, जो हाँ वृत्त की छेदते हुए निकल रही है, यानी छेदिका है। तो जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं जो सी और डी है वो क्यों गलत है। रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है, इसमें कह रहा है रेखाखंड जो ओ आर है वो वृत्त की जीवा है। तो यहाँ पे देखिए ओ आर लिखा हुआ है, जो जीवा नहीं है त्रिज्या है, यानी यह भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। ए एस बी ए त्रिज्या खंड है। ठीक है दोस्तों, फिगर में देखते हैं ए एस बी ए कहाँ है। तो फिगर में ए एस बी ए यहाँ पे दिया हुआ है, ए एस बी ए यह कह रहा है त्रिज्या खंड है। तो दोस्तों, जब चाप और जीवा द्वारा कोई खंड बनता है सर्कल में यानी वृत्त में, तो त्रिज्या खंड नहीं वृत्त खंड होता है, यानी ऑप्शन 4 भी गलत है। तो ठीक है दोस्तों, तीसरे प्रश्न का आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। चौथा प्रश्न देखते हैं। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सरल ब्याज की बात कर रहा है।
ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे SI लगेगा कि दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा, यानी आपको ब्याज ज्ञात करना है, यानी SI ज्ञात करना है। तो SI का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो यह हमारा प्रारंभिक मूल्य है यानी P है, तो हमारा हो जाएगा PRT बटे में 100, यानी P दिया हुआ है 2000, तो P की जगह हम 2000 रख देंगे। फिर रेट दिया हुआ है 5%, तो R की जगह 5 रख देंगे। फिर समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो T की जगह 2 रख देंगे। फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। फिर 5 दूनी 10 बच जाएगा, तो यानी 20 गुणे 10। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200। यही हमारा हो गया सरल ब्याज यानी SI। ठीक है दोस्तों, तो यह ऑप्शन दिया हुआ है 100 में यानी C में। तो अब हम देखते हैं आज का आखिरी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो 1 नंबर का पूछा जाता है। 5 की घात 6 बराबर 15,625 को लॉग रूप में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 5 की घात 6 लिखा हुआ है, यानी 5 क्या है, इसमें आधार है। तो लॉग का आधार जो होता है वो भी 5 रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी जो संख्याएं बच गई वो आपस में चेंज हो जाती हैं। तो यह जो है वो यहाँ आ जाएगा और यह जो 6 है वो वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15,625 और यहाँ हो जाएगा 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जो प्रश्न में दिया हुआ है 5 की घात 6 बराबर 15,625, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 को 6 बार गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। उसी प्रकार जो हमने लॉग में लिखा है उसको भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 ही आएगा, यानी हमने जो लॉग में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो है तो 1 ही नंबर का, परंतु इसमें आपको स्टेप वाइज सॉल्व करके प्रदर्शित करना होता है ताकि आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकें। ठीक है दोस्तों, किसी कक्षा में 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः दी हुई है और हमें जो आंकड़े हैं उनका माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी माध्यिका का प्रश्न आता है, जो भी आंकड़े दिए हुए होते हैं उनको हम किसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, चाहे वो असेंडिंग हो यानी बढ़ता क्रम हो, आरोही क्रम हो, या फिर डिसेंडिंग हो यानी अवरोही क्रम हो। तो हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं 133, 135, फिर उससे जो बड़ी संख्या है 137, फिर उससे जो बड़ी संख्या है 138, 140, 142, 148, 150। ठीक है दोस्तों, यह हो गया हमारा आरोही क्रम। फिर माध्यिका में क्या करना होता है दोस्तों, जो आरोही क्रम हमने लिखा है गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, या फिर यहाँ दिया हुआ है 8 बालिकाएं यानी 8 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो हमारा n है 8। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है वह होता है माध्यिका यानी मीडियन बराबर n बटे दूसरा n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद। ठीक है दोस्तों, बटे में 2, यानी n आ गया 8। तो यहाँ जब हम 8 रखेंगे तो 8 बटे 2 यानी क्या आ जाएगा, चौथा पद, फोर्थ पद, फिर प्लस n बटे 2 यानी 8 बटे 2 तो आया 4, 4 प्लस 1 यानी 5वां पद। ठीक है दोस्तों, पद कहाँ से, और फिर बटे में क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे। फिर पद हमें कहाँ से ज्ञात होगा, तो चौथा पद यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये आ गया हमारा चौथा पद, ये आ गया 5वां पद। तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो चौथा पद हो गया 138 और हमारा 5वां पद हो गया 140, यहीं पे हम रख देंगे। फिर बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 138 को हम 140 में प्लस कर देंगे, जो प्लस करने के बाद आएगा वो आएगा 278, और फिर बटे में 2 है तो 2 से उसको भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 139। ठीक है दोस्तों, आपको इसी प्रकार स्टेप वाइज करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको छठा प्रश्न समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है 3 की घात 4 गुणे
3 की घात 5 गुणे 3 की घात-9 गुणे 3 की घात 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया है, यही पुनः रिपीट हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। जब आपके जो ये आधार हैं वो सेम हो और बीच में क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, तो जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो हम आधार एक बार लिख लेंगे और जो घातें हैं उसको जोड़ते हुए इसके ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और जिसके सामने जो साइन है वह भी उसी प्रकार लिख लेंगे। 9 के सामने जैसे कि माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख लेंगे, बाकी के सामने कोई भी निशान नहीं लगा हुआ है या साइन नहीं लगा हुआ है तो प्लस लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 4 + 5 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, तो 3 की घात आ जाएगा 11 - 2। अब हम 11 में से 9 आराम से घटा सकते हैं, तो 11 में से 9 घटाने पे 2 आ जाएगा, जो हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर हम 3 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर 9। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है वो करणीय एवं घातांक का है, जो 3rd सेमेस्टर में नहीं है परंतु हर वर्ष पूछा जाता है। 4th सेमेस्टर में है, तो आप एक बार 4th सेमेस्टर भी अवश्य पढ़ लीजिएगा, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप करणीय एवं घातांक के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 4/x² लिखा है -y²/9 लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या यह किसी फॉर्मूले में परिवर्तित हो सकता है। तो 2/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह दोस्तों आपको पता होगा, यह फार्मूला बन गया a² - b²। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, a - b, यानी जो ये हमारा a है 2/x, ये a माइनस में b। ठीक है, तो a - b और गुणे में होता है a + b। इसी प्रकार हम एक और ब्रैकेट में a + b लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2/x + y/3। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है दोस्तों, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए। यानी आपको रचना नहीं लिखनी है, बस फिगर बनाना है। तो आप पटरी लीजिएगा, पटरी की सहायता से आप वहाँ पे अपने प्रकार में लंगड़ा प्रकार जो भी प्रकार होता है उसमें 3.5 पे टिक कर लीजिएगा और उसको बिना बदले ऐसे 3.5 पे 3.5 सेंटीमीटर पे एक सर्कल बना लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे जहाँ टच कर रहा है वहाँ पॉइंट P ले लीजिएगा और यहाँ पे आप स्पर्श रेखा बना दीजिएगा। स्पर्श रेखा कैसे बनता है दोस्तों, इसी पे आप अपने प्रकार को रख के पेंसिल को यूँ बना दीजिएगा, चाप खींचिएगा, फिर यहाँ पे रख के आप एक और चाप यहाँ खींचेंगे, फिर यहाँ पे रखते हुए एक और चाप यहाँ खींचेंगे, फिर इन दोनों पे रखते हुए मिडिल में एक चाप खींचेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा उसको यूँ सीधे खींच देंगे। यही हो गई हमारी स्पर्श रेखा, जिसको हम नाम दे देंगे AB। ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि समुच्चय A बराबर 6 8 11 है और B है 5 11 13, तो कह रहा है A यूनियन B ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यूनियन की जब बात करता है तो यूनियन का मतलब ही होता है एकत्रित करना, या फिर यूनियन करते हैं हम लोग अपनी क्लासेज में या हाई स्कूल इंटर, जब भी यूनियन होता है तो सबको बुलाया जाता है। तो अलग अलग क्लासों में ग्रुप होते हैं, तो किसी ग्रुप में कोई ऐसा बंदा होता है जो दोनों ग्रुप में होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको 2 बार बुलाया जाता है, यानी सबको हमें एक एक बार लिखना होता है। तो हम इस प्रकार से बनाएंगे और 6 8 11 11 दोनों में है परंतु हम एक ही बार लिखेंगे और बाकी संख्याएँ भी लिख देंगे 5 13। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया हमारा A यूनियन B, जो कि हो जाएगा 6 जो पहले A में दिया हुआ है,
फिर 8 जो ए में दिया हुआ है, फिर 11 जो दोनों में दिया हुआ है उसे एक बार लिख लेंगे, फिर 5 और 13। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछता है तो सिर्फ वही संख्या लिखेंगे जो दोनों में है, तो हमारा आ जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न जो 1 नंबर का ही आपसे पूछा गया था 2016 के प्रश्न पत्र में। तो दोस्तों यह कुछ दिया हुआ है, यहाँ x² + 8x + 17 में 17 में x+3 से भाग देकर जो भागफल है और जो शेषफल है वह ज्ञात करना है। तो यहीं हम इसका भाग कर लेंगे x+3 और इसमें जो दिया हुआ है इसमें भाग कर लेंगे। तो दोस्तों इसके जो फ्रंट में होता है, जो सबसे आगे होता है, उसको हम ध्यान देते हैं, इसको नहीं देते हैं। फिर यहाँ x लिखा हुआ है तो हम इसके जो फ्रंट में है उसको ध्यान देंगे कि ऐसा इसमें क्या गुणा करे कि x² आ जाए। तो x से हम गुणा करते हैं तो x गुणे x यानी x² आ जाएगा, और इसको भी फिर इसी में गुणा कर देंगे। तो 3 का जब x में गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से घटा देंगे तो x² में से x² घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ माइनस साइन लगेगा, फिर 8x में से 3x घटाएंगे तो 5x आ जाएगा। फिर जो बच गया उसे हम उसी प्रकार उतार लेंगे। ठीक है, अब फिर से हम इसके जो पहला है जो सबसे आगे लिखा हुआ है उसको ध्यान देंगे, और इसमें भी जो सबसे आगे लिखा हुआ है उसको ध्यान देंगे। तो x में ऐसा किस संख्या से गुणा करें कि 5x आ जाए, तो हम 5 से गुणा करेंगे जो प्लस का होगा, तो 5x, और फिर इसी प्रकार दूसरे को भी उससे गुणा कर देंगे तो 3 बचे 15। अब हम घटा लेंगे तो 5x में से 5x घटेगा तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 17 में से जब हम 15 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा और यह आ जाएगा 2। तो यह जो बचा है वो हो गया हमारा शेषफल, और यहाँ जो आया हो वो हो गया हमारा भागफल। ठीक है दोस्तों, अब हमारे अति लघु यानी जो 1 नंबर के होते हैं प्रश्न वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसे आपको एक भी स्टेप छोड़ना नहीं होता है ताकि आपको 2 में से 2 अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और आपको एक सारणी दी हुई है। तो इस प्रकार का जब दिया होता है तो आपको पता होगा, जब इस प्रकार का दिया हुआ है सारणी दी हुई होती है तो आपका जो समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। ये होता है हमारा समांतर माध्य। तो हमारा यह जो किग्रा में दिया है या जो भार दिया है वो x हो जाएगा, और ये जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये f हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले में क्या ज्ञात करना है दोस्तों, fx ज्ञात करना है। तो हम f और x को गुणा करके एक और कॉलम बना लेंगे fx, जिसमें हम गुणा करने के बाद जो आएगा उसको लिखते जाएंगे। तो 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 42 को 12 से गुणा करेंगे तो 504 आ जाएगा। फिर 43 को 18 से गुणा करेंगे तो 774 आ जाएगा। फिर 44 को 10 से गुणा करेंगे तो 440 आ जाएगा, और फिर 45 को 6 से गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा। ये आ गया हमारा fx। परंतु हमें fx नहीं सिग्मा fx चाहिए, यानी सिग्मा यानी सम ऑफ समेसन, यानी ये जो भी समेसन है इसका सम चाहिए। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 2148। तो यह हमारा ऊपर का अंश आ गया। इसी प्रकार हमें हर भी ज्ञात करना होगा। तो हर में क्या है दोस्तों, सिग्मा f है, यानी जो ये f दिए हुए हैं इनको भी हमें जोड़ लेना होगा। तो जब हम f को जोड़ेंगे तो ये सिग्मा f आ जाएगा हमारा 50। तो ये हमारा अंश आ गया, यह हर आ गया, और अब हम इसको यहीं पे रख देंगे फॉर्मूले में और भाग कर देंगे। तो जब हम 2148 को 50 से भाग कर देंगे तो हमारा कटने के बाद आ जाएगा 42.96। यही हो गया हमारा समांतर माध्य। अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न जो है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 जमा किए। यहीं से आप समझ गए कि जो उसका मूलधन है यानी जो उसका P है वो 5,000 है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, 2 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिलेंगे, यानी इस जो
P है, इसके साथ बढ़ने के बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे, यानी आपसे A पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, चक्रवृद्धि ब्याज देता है, यानी आपको CI का फॉर्मूला सूत्र लगाना होगा। और रेट भी यहाँ से पता चल गया 8%, और आपका N यानी समय भी पता चल गया है 2। तो जो हमारा CI का फॉर्मूला होता है उसको हम बस लिख देंगे और सारी संख्याएं पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला होता है CI बराबर P, CI बराबर होता है दोस्तों A माइनस P। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमें CI तो इसलिए दिया हुआ है कि जो दर है और जो समय है वो CI के अकॉर्डिंग लग रही है, और हमें ज्ञात तो A ही करना है, यानी मिश्र धन ही करना है। तो जो CI के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है मिश्र धन का वो होता है A बराबर P 1 + R/100 की घात N। ठीक है दोस्तों, अब हम यहीं पे रख देंगे। तो जो P दिया है वो है 5000, फिर 1 + R दिया हुआ है 8/100 की घात N दिया हुआ है 2। अब हम देखते हैं यहाँ कुछ कट रहा है या नहीं। तो 2 चौके 8, 2 50 जा 100, फिर से कट रहा है 2 दूनी के 4, 2 25 जा 50, यानी ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 50, और इस प्रकार से है 1 + 2/25। तो 25 हम LCM ले लेंगे तो हो जाएगा पूरे बटे में 25, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसके बटे में 1 था, यानी 25 से हर में गुणा हुआ तभी तो LCM 25 आया, तो ऊपर भी उतने से ही गुणा हो जाएगा। तो 25 + 2, यानी यहाँ जो पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने पे आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 27/25। और कितनी बार लिखना है इसको, 2 बार। तो 2 बार लिख दिया। फिर इसके साथ क्या गुणा हो रहा है, 5000, तो हम इसको गुणा कर लेंगे। तो 25 को जब हम गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 25 8 200। अब हम क्या करेंगे, 27 को 27 के साथ 8 का गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यह जो प्रश्न में पूछ रहा था अमाउंट, यानी मिश्र धन। तो जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा दोस्तों 5832 रुपये, यानी उसने जमा किए थे 5000 रुपये और उसको 8% दर के साथ 2 साल में इतने रुपए प्राप्त हुए। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 14वां। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जब कमरे का क्षेत्रफल पूछे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर 2L + B गुणे H, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारी दी हुई है 4, ब्रेथ दी हुई है यानी चौड़ाई दी हुई है 3.5, और ऊंचाई यानी हाइट दी हुई है 3। तो यहीं पे हम बस रख देंगे और हल कर देंगे। तो 4 + 3.5 गुणे 3, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 0.5 का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 15 गुणे 3, फिर 15 तिया 45। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं 15वां। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABC यानी एंगल B दिया हुआ है 40, CAB 80 दिया हुआ है, यानी एंगल A दिया हुआ है 80। तो आपको ADB का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें 2 एंगल दिए हुए हैं। तो तीसरा एंगल इस प्रकार आ जाएगा कि एक ट्रायंगल का सम होता है 180। तो क्या करेंगे, ये जो दोनों दिए हुए हैं इनको जोड़ के 180 में से घटा देंगे। तो 8 4 12। ठीक है, तो 180 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 60, यानी जो एंगल C आ गया वह आ गया 60। और एक प्रमेय होता है कि ये जो जीवा है
ए बी, यहाँ से जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनते हैं, ठीक है, वह इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर इस पे एंगल बना सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे सी, तो वह बराबर होगा परिधि पे बनने वाले एंगल डी के। तो एंगल डी ही तो हमसे पूछ रहा था, तो यह डी जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगी 60 एंगल। ठीक है दोस्तों, आपका यह 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप पूरा प्रमेय भी लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार इसको हल कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। यदि एक क्रेता को शेयर का अंकित मूल्य 10, ठीक है, अंकित मूल्य है 10 और बाज़ार मूल्य 40 प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक एक प्रश्न हो गया। तो यहाँ तक हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्रेता शेयर खरीदता है 10 रुपये से, 10 रुपये प्रति शेयर खरीदता है, यानी एक शेयर उसको 10 रुपये में मिलते हैं, तो 300 शेयर कितने के हो जाएंगे। ठीक है, एक की मूल्य है 10 रुपये, तो 2 की हो जाएगी 20, इसी प्रकार 300 की हो जाएगी, 300 की हो जाएगी 10 के गुणा करने के साथ 3000। ठीक है दोस्तों, यह क्या आ गया, यह आ गया हमारा अंकित मूल्य। ठीक है, यानी अगर क्रेता अंकित मूल्य पर खरीदता है तो इतना आता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि उसको क्रेता को मूल्य देना पड़ेगा, यानी वह किस पे खरीदता है। तो अगर वह बाज़ार मूल्य पे खरीदता है कोई क्रेता, क्योंकि क्रेता का मतलब वो ग्राहक होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वह बाज़ार मूल्य पे खरीदता है तो एक का मूल्य 40 है और उसे 300 खरीदने हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 चौके 12 और 2 और 1 3 शून्य है, तो 3 शून्य लगा देंगे। यानी अंकित मूल्य पे ख़रीदता है तो उसको 3000 खर्च करने पड़ेंगे, और अगर उससे 12, अगर कोई बाज़ार मूल्य पे ख़रीदता है तो वह उसको 12000 देगा। ठीक है दोस्तों, तो उसने ख़रीदे इतने में और बेच दिया इतने में। तो जो अगला प्रश्न है, शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर ख़रीदा। तो जो उसने बेचने वाला बाज़ार मूल्य है उसमें से अंकित मूल्य को घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यह जो हमारा उत्तर आ जाएगा वह शून्य में से शून्य हट जाएगा, शून्य में से शून्य गया शून्य, 3 शून्य है तो 3 शून्य हो जाएंगे, फिर 12 में से 3 गया 9, तो जो उसका लाभांश आ गया, यानी उसके जो लाभ आ गए वो आ गए 9000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब 17वां प्रश्न देखते हैं जो गुणनखंड का है, और एक प्रश्न गुणनखंड से हर साल पूछा जाता है। तो गुणनखंड का हर साल मैं प्रश्न बताते आ रहा हूँ कि जो ये लास्ट नंबर होता है बिना अचर वाला, यानी ये जो 8 है जिसके साथ कोई भी XYZ या कुछ भी नहीं है, उसको हम गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो दिया हुआ है। तो 8 को गुणा करेंगे हम 3 के साथ, तो आ गया हमारा 24। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो 2 12 जा 24, 2 छके 12 और 2 तिहाई 6 और 1 3 जा 3, ये आ गए इसके गुणनखंड। अब जो 8 के आगे लगा होता है साइन, ये 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो जो इसके गुणनखंड आए इसको इस प्रकार बदलना होता है कि माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट है वह आ जाए, यानी इसके गुणनखंडों को इस प्रकार इस्तेमाल करिए कि माइनस करने पे 10 आ जाए। तो दोस्तों देख रहे होंगे 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, जो 12 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो आ जाएगा 10, यानी जो हमारा साइन है निगेटिव वो भी यूज हो गया और 10 भी आ रहा है। तो यही करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 10 की जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, 12 माइनस 2। 12 माइनस 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि 12 को 2 से गुणा करेंगे तो जो हमारा आया था वो 24 आ जाएगा। फिर x बाहर लिख देंगे, माइनस में 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर x लगा हुआ है, फिर माइनस 2x माइनस 8, फिर यहाँ से 3 और x हमें कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4। यहाँ भी माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेंगे ही, 2 भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 चौके 8। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप ब्रैकेट में x प्लस 4 है
तो x प्लस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 2। तो यह आ गया हमारा खंड जो है इस दिए हुए प्रश्न का गुणनखंड। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न जो 2 नंबर का ही है। आपसे पूछा गया था कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, घनाकार कह रहा है यानी घन की बात कर रहा है। घन का मतलब होता है जिसके सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जब घनाकार की बात करता है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर दिया हुआ है 216। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी भुजा आ जाएगी, इसमें से एक भुजा आ जाएगी जो सारी भुजाओं के बराबर है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 6 से काटेंगे 216 को, तो हमारा a स्क्वायर आ जाएगा 36। फिर यहाँ वर्ग है तो यह दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी a आ जाएगा, यानी जो भुजा आ गई हमारी वह आ गई 6। तो हमारी अब भुजा निकल गई। इससे हम आराम से आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन का भी हमें सूत्र पता होना चाहिए। आयतन का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो आयतन बराबर भुजा का वर्ग। तो भुजा क्या दिया हुआ है 6 आयतन बराबर भुजा का घन की बात हो रही है तो भुजा का क्यूब हो जाएगा, यानी 6 को 3 बार गुणा कर देंगे तो 216। और यूनिट क्या दी हुई है दोस्तों सेंटीमीटर, और हम आयतन निकाल रहे हैं और कितनी बार गुणा किया 3 बार, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको 18 प्रश्न समझ में आए होंगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको सेमेस्टर वाइज हर सेमेस्टर की वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।